प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ जिस विषय पर विचार करूंगा वह है बलबन की रक्त और लौह की नीति। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम ये सिद्धांत को देखते हैं, इस थ्योरी को देखते हैं, इस अवधारणा को देखते हैं कि बलबन ने रक्त और लौह की नीति के द्वारा दिल्ली सल्तनत को व्यवस्थित किया, उसको सुदृढ़ किया, सुल्तान के पद की जो गरिमा प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी थी उसको पुनः स्थापित किया और लंबे समय तक उसने शासन किया। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे रक्त यानी खून, लौह एक संकेत है, एक समझाने का, समझने का। लोहा यानी लोहा सख्त होता है, लोहा सख्त है, तो उसकी तरह उसकी नीति भी सख्त थी। लेकिन लोहा सख्त है, इसलिए शक्ति ही संकेत नहीं है, समझना नहीं है, बल्कि लोहे से जो ताकत है किससे मिलती है? हथियार से, शस्त्र से। और उस समय आप जानते हैं कि तलवार, भाला, ये जो विशेषकर तलवार की ताकत अहम थी, प्रमुख थी। इसलिए रक्त और लौह की नीति, मैं इसकी थोड़ी सी देर बाद में बात करूंगा कि इसके अभिप्राय क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं जैसे इसकी क्या अवधारणा है, क्या सिद्धांत है, क्या मान्यता है, क्यों इसको रक्त और लौह की नीति कहा जाता है। तो पहले हम इस चीज को देख लेते हैं, फिर हम इसकी परिभाषा का, इसका अभिप्राय, इसका तात्पर्य की बात करेंगे। कि बलबन, आप देखते हैं कि गुलाम जो वंश है, दास वंशी जो शासक हैं, उन्होंने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी यानी 84 वर्ष तक शासन किया, ऐबक से लेकर क्यूमर्स तक। तो इस 84 वर्ष में हम देखते हैं कि बलबन का जो हमें शासनकाल देखते हैं, आप शासक के रूप में, सुल्तान के रूप में उसका शासनकाल देखेंगे तो वो नजर आता है 20 वर्ष का। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में भी उसने 20 वर्ष शासन किया। और नासिरुद्दीन महमूद के समय जो शासक सुल्तान की वास्तविक शक्ति एक तरह से बलबन के ही हाथ में थी। तो आप ये मान के चलें 20 + 20 40 वर्ष तक बलबन ने शासन किया। और बाकी के जो गुलाम वंशी शासक थे उन सभी ने मिलके 44 वर्ष तक शासन किया। तो आप ये अपने आप में बड़े महत्व की बात है कि बलबन ने इतने लंबे समय तक शासन किया। तो अब वो इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाया, इतने लंबे समय तक कुशलतापूर्वक शासन कर पाया। अब उसके लिए विशेष योग्यताएं, नीतियां, कार्य, योजनाएं उसकी रही होंगी। तो उसी संदर्भ में हम बात करते हैं कि रक्त और लौह की नीति के सफल क्रियान्वयन के द्वारा ही बलबन इतनी महत्वपूर्ण सफलता अर्जित कर पाया कि जो 4 साल का ही अंतर रहता इतने शासकों में और अकेले बलबन के मध्य। इस नीति का पालन करते हुए बलबन ने बहुत ही जोश, ऊर्जा, शक्ति और दृढ़ता का परिचय दिया और आंतरिक विद्रोहों और बाह्य आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की और सुल्तान के पद की जो प्रतिष्ठा, गरिमा, भय, सम्मान जो था वो समाप्त हो चुका था, उसको पुनः स्थापित करने में, प्रतिष्ठापित करने में, कायम करने में वो सफल हुआ। एक सामान्य जलवाहक बिस्ती के पद से आगे बढ़कर वो एक सुल्तान के पद तक पहुंचा और शासक के रूप में इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी योग्यताओं की बात करता है, गुणों की बात करता है। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी योग्यता, प्रतिभा, उसकी सूझबूझ इत्यादि। हम अब बात करते हैं कि जो रक्त और लौह की नीति है, इसका अभिप्राय क्या है।
इसका तात्पर्य क्या है? जैसे रक्त यानी खून ही खून बहाना, खून की नदियां बहाना, ऐसा संकेत मिलता है। लेकिन ये जो नीति, ये जो सिद्धांत है, जो उसका कार्य योजना है रक्त और लोह की, इससे तात्पर्य है कि शत्रु जो सल्तनत के, सुल्तान के, बलबन के, राज्य के जो शत्रु थे, उनके प्रति, विद्रोहियों के प्रति कठोर, निर्मम, सत्य होना, तलवार का प्रयोग करना, कठोरता और शक्ति से उन्हें कुचलना, दबाना और खून बहाना, ये इसका अभिप्राय है। इसने सभी प्रकार के विद्रोही, षड्यंत्रकारी, आक्रमणकारी और उनके खिलाफ शक्ति और उन पर हिंसा भड़काने की भी अनुमति दी गई। यानी इस नीति के तहत जो विद्रोही थे, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, चाहे शत्रु आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, चाहे विरोधी सल्तनत का, सुल्तान का, जो भी हो, वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ हिंसा करने की भी राज्य अनुमति देता है, सुल्तान अनुमति देता है। दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व भी बलबन इस तरह की नीति का पालन कर चुका था, क्योंकि आप जानते हैं कि वो स्वयं उस सिस्टम का, उस व्यवस्था का उसका पार्ट रहा था। जब वो इल्तुतमिश के दास के रूप में जो बिश्ती उनके दल में शामिल किया गया था, अमीर शिकार, अमीर आखुर, ये आदि पदों पर उन्नति करता गया था, तो इस नीति का वो पहले से ही पालन करता आ रहा था। जैसा कि हम देखते हैं कि बलबन ने रजिया के प्रति विश्वासघात किया। जब उसको लगा कि रजिया की स्थिति कमजोर हो रही है तो उसने रजिया के प्रति विश्वासघात किया और विद्रोह किया। वह बैराम शाह का विनाश किया और मसूद शाह को गद्दी पर बैठाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर नायब बन गया। फिर साजिश रचकर उसने मसूद शाह को गद्दी से हटवा दिया, मरवा दिया और उसके भाई वो जो नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठवा दिया। फिर उसको अपने गिरफ्त में ले लिया और अंतिम जो वास्तविक शक्ति थी वो अपने हाथ में ले ली, प्रधानमंत्री बन गया, नायब बन गया। जो 1253 से 54 का थोड़ा वो समय छोड़ के वो सब उसके हाथ में शक्ति रही। तो आप समझ गए होंगे कि रक्त और लौह की नीति से तात्पर्य यह था कि सुल्तान के पद की जो प्रतिष्ठा, गरिमा और महत्व जो समाप्त हो चुका था, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी को समय उसको पुनः स्थापित करने के लिए, सुल्तान के पद का भय लोगों में पुनः स्थापित करने के लिए, सम्मान स्थापित करने के लिए, और जो सल्तनत के, सुल्तान के विरोधी थे, विद्रोही थे, असंतुष्ट थे, आक्रमणकारी थे, उनको कठोरता से, निर्ममता से कुचलना, उनके विद्रोहियों के जो संबंधी थे, रिश्तेदार थे, उनको सख्ती से कुचलना, चाहे इसके लिए कितनी भी सख्त नीति या कितने भी लोगों की